अध्यक्ष जी, हाल ही में उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, इसके कारण पूरे देश के अंदर जो अनुसूचित जाति के हमारे साथी हैं उनके अंदर एक अशांति का भाव है और एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसी फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। अध्यक्षा जी, इसके अंदर क्रीमी लेयर की भी बात कही जा रही है। सब क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों को दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ये जो आरक्षण अनुसूचित जातियों को मिला था वो आर्थिक आधार पे कभी नहीं मिला था। वो जब मिला था तो वो छुआछूत के खिलाफ, जातिगत श्रेष्ठता और हीनता के खिलाफ मिला था और आज भी समाज के अंदर ये जातिगत श्रेष्ठता और हीनता आज भी मौजूद है। अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ लोगों को आरक्षण मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, और ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, जो उनकी जो परिकल्पना थी, ये उसके खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर एक बयान भी दें और उपरोक्त फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर समीक्षा भी दायर करें, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति के आरक्षण को ख़त्म करने का एक रास्ता जो है वो प्रतीत होता है कि वो बनाया जा रहा है। और आज भी आप देखते हैं कि कितने ही मामले जो हैं प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के रजिस्टर भी होते हैं, कितने ही मामले उत्पीड़न के आज भी दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इसके अंदर जो है एक रिव्यू सरकार सुप्रीम कोर्ट में डाले भी और अपना वक्तव्य भी दे। धन्यवाद। सदस्य महोदय, मैं राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंधित है, जो कि पूरी राजस्थान के 13 जिले, वर्तमान में 21 जिलों में पीने तथा सिंचाई के जल की समस्या का निराकरण के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, राजस्थान में देश का 10.41% भूभाग आता है। कृषि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देश का 13.88% कृषि क्षेत्र राजस्थान के पास है। देश का 11% पशुधन और आबादी में 5.67% लोग राजस्थान में निवास करते हैं। लेकिन जल संसाधनों के दृष्टिकोण से देश में राजस्थान की स्थिति अत्यंत विषम एवं चिंताजनक है। राजस्थान के हिस्से में देश में उपलब्ध भूजल का सिर्फ 1.6% एवं सतही जल का 1.16% हिस्सा मात्र राजस्थान के पास है। वर्ष 2022 में किए गए एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में कुल 302 ब्लॉक में से 264 ब्लॉक की स्थिति पानी के अतिदोहन के चलते अत्यंत गंभीर स्थिति हो गई है। बचे हुए 38 ब्लॉक भी तेजी से डार्क जोन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। महोदय, इन परिस्थितियों को देखते हुए पूरी राजस्थान के 13 जिलों, वर्तमान में 21 जिले के लिए ERCP योजना के लिए DPR वर्ष 2016-17 की तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 50% जल निर्भरता पर बनाई गई थी, जिससे इन 13 जिलों को 3921 MCM पानी मिलना था, परंतु इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर अपने नए MOU में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान व केंद्र सरकार के मध्य PKC रिवर लिंक के नाम से एक नया MOU कर लिया गया। MOU जैसा मुझे जानकारी मिली है 75% जल निर्भरता पर किया गया है, जिससे राजस्थान को मात्र 1775 MCM पानी मिलेगा, जो बहुत कम है। राजस्थान की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित PKC MOU की समीक्षा करते हुए 50% जल निर्भरता पर योजना को लागू किया जाए। मैं आपसे मांग करता हूं। सभापति महोदय, मेरा आप एक निवेदन हो रहा है। आज ट्राइबल डे है, सबको ट्राइबल डे मुबारक हो। धन्यवाद। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय राजस्थान में इस आदिवासी दिवस की छुट्टी माननीय सदस्य सरकार द्वारा घोषित है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और ट्राइबल डे
थैंक यू मैम। किधर गया? हाँ मैम, मैं किशनगंज बिहार सीमांचल से आता हूँ मैम, और वहाँ पे हर तरह की सब्जी और फल होते हैं, लेकिन बाजार नहीं होने के कारण बहुत सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। और फल और सब्जी नहीं, वहाँ पे जूट, चाय, इसकी भी खेती होती है, जिससे किसान वहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकारी मदद नहीं होने के कारण वहाँ पे लोगों को पलायन करना पड़ता है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के जरिए ये बताया गया कि बिहार में 50% हाउस होल्ड बाहर अपने स्टेट से बाहर काम करने को जाती है, और हमारे यहाँ लगभग 80% से ज़्यादा परिवार के लोग, हर परिवार से 1 या 2 बाहर जाते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, और ऐसे भी मैम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किशनगंज में पाइनएप्पल को दिया गया है, और पाइनएप्पल की खेती बहुत होती है वहाँ, और पूरे हिंदुस्तान में वहाँ से जाता है, लेकिन हमें प्राइस सही नहीं मिल पाती है। तो मेरी गुजारिश है कि इन हालातों को देखते हुए, और सरकार कहती भी है वोकल फॉर लोकल, तो अगर ये बात सही है सरकार की, तो मेरी गुजारिश होगी कि इस सरकार के जरिए सेंट्रली फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड मेगा फूड पार्क हो, ताकि हमारे क्रॉप के सही मुनासिब कीमतें मिल पाएँ। इसके अलावा जो माइग्रेशन हो रहा है बाहर स्टेट्स में, वो रुक पाए और जॉब्स मिल पाए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्पीकर मैडम। कैन आई जस्ट गेट 3 minutes टू स्पीक? सर्वप्रथम स्पीकर महोदया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे विश्व आदिवासी दिवस के पुनीत अवसर पर अपनी बात रखने की अनुमति दी। विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी जनों के अधिकारों की रक्षा और समर्थन के लिए मनाया जाता है। आज का दिन आदिवासी समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देने का अवसर है, जो एक बेहतर संसार बनाने में सहायक है। यह अवसर हमें आदिवासी जनों द्वारा दुनिया में जो सामाजिक धरोहर, परंपराएं, भाषाएं और अनुभव जोड़े गए हैं, उन्हें मनाने और संजोने का अवसर देता है। ये शुभ दिन आदिवासी समुदाय के बीच एकता विकसित करने और व्यापक लोगों में जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद करता है। परंतु दुर्भाग्य से आज वास्तविकता अलग है। भारत में आदिवासी जनों की समस्या बहुत है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आदिवासी छात्रों की ड्रॉप आउट दर अत्यधिक ऊंची है, विशेष रूप में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आदिवासी क्षेत्र में बाल विवाह का एक जटिल सामाजिक समस्या है। स्वास्थ्य के संदर्भ में आदिवासी आबादी की बड़ी समस्या है। ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की कमी है जो अनुसूचित क्षेत्र के काम करने के लिए प्रशिक्षित और तैयार हो। यह मुद्दा आदिवासी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। अधिकांश आदिवासी गरीब है। अधिकांश व्यवसाय आदिवासियों का प्राथमिक व्यवसाय जो है वो शिकार, संग्रहण और कृषि है, जो न के बराबर मुनाफा मिलता है वहाँ पे। स्पीकर महोदया, आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में पर्यावरण संरक्षण का पालन करते हैं। उनके लिए प्रकृति की रक्षा सबसे पहली आती है। प्रकृति उन्हें आहार उपलब्ध करती है और प्रकृति उन्हें रक्षा भी करती है। आदिवासी नृत्य, त्योहार और भोजन भी बहुत अनोखा और असामान्य होता है। ऐसी कई आदिवासी गीत, नृत्य, कहानियाँ, लोक कथाएँ हैं जिनका दस्तावेजीकरण अभी तक किया गया नहीं है और अन्य दस्तावेजीकरण किया जाना बाकी है। आदिवासी लोग अभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों और विशेष अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी लोग भूमि की हानि, जंगलों की समस्या, सड़कों की कमी, नेटवर्क एक्सेस और मुख्यधारा में विकास के कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं। सरकार इन समस्याओं को पूरी तरह से समझने में सफल नहीं रही है। समय आ गया है कि हम आदिवासी मुद्दों को समझने, संवेदनशील और दृढ़ निश्चय बनने के शपथ लें। केवल तभी विश्व आदिवासी दिवस मनाने का कोई अर्थ होगा। मैं एक बार फिर भारत और विश्व के सभी आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 9 अगस्त नेशनल हॉलिडे के तौर पे डिक्लेयर किया जाए। धन्यवाद। Sir, so many youths are recruited
sir, for the job by the false agencies. They are offering high salary. But unfortunately, these youths are cheated. So they are not getting salary of foods there. Sir, 5 youths from my constituency were recruited for Russian army on false promises of job. The issue had taken up with the External Affairs Ministry, and all of them are released and repatriated. Sir, it is concerning that the incident of fake recruitment to foreign countries on false promises are increasing. Sir, many such incidents, including a recruitment of youths to Cambodia and Myanmar for cyber crimes and slave jobs, were reported recently. Such fake agencies are very active and jobless. Youths are easily being their victims. So, government had ordered an inquiry into such agencies targeting Indian youths. Sir, my question, what are the findings of the inquiry and what action has been taken against the agencies, as the same inquiry resulted in the arrest of any Indian citizens as recruitment agents or conspirators in the false recruitment? Sir, these youths are appointed without any training. How can we be able to recruit these youths without any training? Thus, you have given one answer, respected minister has given one answer. A total of 3,042 illegal agents have been notified on the portal till June 2024. Sir, what action has been taken against these illegal agencies? Speaker, sir. Sir, there is a very long pending demand for reservation of State Legislative Council and Rajya Sabha. Honorable Minister reply was technical. So I would like to know from the Minister through you, sir, whether the government, what is the government approach for the reservation in Rajya Sabha as well as the Legislative Council? Honorable Speaker, sir, what steps are proposed to be taken by the government of India through the Ministry of Health and Family Welfare in the association with such and above international regulatory bodies to address the regulatory issues pertaining to veterinary medicine? Sir, thank you very much for giving the time to ask this. I want to know from the Honorable Minister whether there is any data available on the utilization by scheduled castes and scheduled tribes under this Ayushman Bharat scheme. Sir, will the Honorable Minister provide details on the emergence and characteristics of the KP1 and KP2 strains of the SARS-CoV-2 virus? How does these strains differ from the previous variants, and what measures are being taken to address their spread? Sir, what steps is the government taking to promote community awareness regarding the new COVID-19 strains and the importance of adhering to the respiratory hygiene? How is this awareness being disseminated to the general public? It's disappointing that this NDA government, no data available government, does not have data on the number of people who are disabled who seek benefits from the Ayushman Bharat scheme. 4 to 5% of our country have some disabilities. Through you, I would like to know whether the government has got any special plans to make sure that everybody with disabilities is universally covered by this insurance scheme, and whether they have any plans on giving any support for those who have caregivers and whether they will pay for those caregivers. Respected Chair Madam Ji, thank you for giving me the time. I want to bring up the issue of the Eastern Nagaland People's Organizations. In Nagaland, we have 16 districts
out of 16 districts, 6 districts is asking for a separate state. Now, this was started on the 25th November 2010, asking the reasons that since 1963, the EMU people has deprived for the employment. Even the equal fund allocations was not done, and the Act East policy was not done for the Eastern Nagaland people. Also, the natural wealth, native skill talents, infrastructures, road and highways, transports, education and health was not provided and done. Equally again, they have 3 international trade centers, that is Tan Bang Sha, Longwa and Mimi, but that was also not taken care of by the government. And they have asking for the upgradation of the village cards. And that reply was, the state government has formed a committee on 23rd May 2011, and they have given all the reply about the demand of their separate states. The state government has proposed for the autonomous state, but EMBU has rejected that EMBU, that they want that autonomous, they want the separate states. And the BGP and the government, sir, madam, your government has agreed to give the frontier Nagaland territory, but having that, they are still, and the EMBU has accepted that as a third option. Now, with the delay of that promises, they have abstained the last parliamentary elections. They have abstained from the town council and the regional council elections. Now it is deteriorating the situations, and it may bring the social disharmony among our Naga brothers. So I would like to know the tripartite talk between the government of India, the state government and the EMBU about the memorandum of the settlement of 6 December 2022 and the draft of the working paper, TWP, between the government of India, the state of Nagaland, and the EMBU. So I'd like to appeal through your table, madam, that if the Ministry of Home can kindly take up that matter urgently and solve the problem between the government of India, the state government of Nagaland, and the Eastern Naga People Organization. Thank you. Thank you, sir, for the opportunity. Sir, I'm really happy to know this. It's the HPV, including the HPV's immunization program, is under consideration. Sir, I would like to also ask one thing to the minister through you, sir. So there is a test called Via-Willi to identify the cervical cancer and the breast cancer in the beginning. It's been done free in all PHCs. Earlier, there used to be a awareness program across advertisement, through advertisement, radio and other programs. Now it's been stopped over the years. Government has any plan to create the awareness through advertisement on Via-Willi test? Thank you. Thank you, madam. Sir, I would. माननीय सदस्य, आप सब सीनियर सदस्य, प्लीज बैठिए. Thank you, madam. I would like to draw the attention of the House towards the inordinate delay in the construction of sanctioned railway overbridge in my parliament constituency, Attikal, Kerala. Madam, Chirangir Railway Overbridge, LC 566, was sanctioned in the year 2013. The construction works were started only 2 years back, and the inordinate delay in works is causing great difficulties to the public. Similarly, the railway overbridge at Kaniyapuram level cross, LC 573, was also sanctioned in the year 2013. The works of this ROB is not started yet, and the public are facing the extreme difficulties due to closure of the railway gate at Kaniyapuram. Apart from these two works, the following ROBs are also long pending. LC 566, 567, Sharkara, year of sanction 2013. LC 569, Manjadi, year of sanction 2013.
LC 555, Idava, year of sanction 2012. LC 557, Vengur, year of sanction 2012. LC 558, Punnamud, year of sanction 2016. LC 570, Adur Gate, year of sanction 2018. Sir, it is necessary to take immediate measures for the execution of these projects without further delay. I request the government to complete the sanctioned railway overbridges in Athingal constituency under Thiruvananthapuram Railway Division at the